हाय बच्चों, जैसा कि हमने क्लास 8 का साइंस आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ाए थे और उसमें लेसन पूरा हुआ नहीं था। जो बाकी है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका एक वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है। अब आप लोग उसके आगे देखिए। अगला है रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटाउत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक हुआ है जिसमें सभी स्पीशीज जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। पौधों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए अलग। पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.government.in English Primates पेज 112 STM न्यूज प्लांट्स एंड STM से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि रेड डाटा पुस्तक की जो वेबसाइट दी गई है आप लोगों के बुक में दिया गया है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर खोलकर देख सकते हैं। प्रवास। माधव जी के निर्देश में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। गहरे वन में प्रवेश करने का मतलब है कि वो जंगल की तरफ यानी कि वन में आगे बढ़ते हैं। तब वहां तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। तब उन्होंने एक नदी के किनारे देखा कि उसके पास कुछ पक्षी थे। तो प्रोफेसर माधव जी ने बताया कि ये पक्षी प्रवासी हैं। ये संसार के अन्य भागों से उड़ करके यहाँ आए हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता। वो पक्षी यहाँ पर इसलिए आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि अत्यधिक शीत यानी कि वहाँ सर्दी होती है वो उनके लिए अनुकूलित नहीं होती। इसलिए वो दूर देशों से, दूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। और जो वो पक्षी दूर देश से यानी कि लंबी यात्रा करके आते हैं वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा कि पहली ने कक्षा 8 में इतना कांच लिखी है कहाँ पहुँचे? ये वाला पड़ेगा ना, पढ़ दिए। जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। हम लोग जानते हैं कि ये जो लकड़ी होता है, लकड़ी से ही कागज बनता है।
यदि अगर कागज का कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध हो जाए तो अति सुंदर हो। कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण कैसे होता है? प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वनों को काटा जाता है। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 वृक्ष को काटे जाते हैं। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। जो पेपर होता है, कागज होता है, इसकी बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। एक बार जो कागज यूज किया जाता है, इस कागज का उपयोग 5 से 7 बार किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो वह 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। यदि कोई भी बच्चा एक दिन में सिर्फ 1 कागज की बचत करे तो वह 1 वर्ष के कागज की बचत से अनेक वृक्ष बचा सकते कटने से। तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते। ये कागज का पुनः चक्रण करके यानी पेपर को बचा करके वृक्ष ही नहीं बल्कि हम उसमें जो प्रयुक्त होता है बनाने के लिए जल हो गया, ऊर्जा हो गया, इस सभी चीजों की बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों से भी कमी आ जाएगी। और जो कागज का उत्पादन करते हैं तो रासायनिक हानिकारक रासायनिक में भी कमी आ जाएगी। पुनर्रोपण, प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। वनोन्मूलन का उत्तर जो है वो पुनर्वन रोपण है, यानी कि पुनः वृक्षों की रोपाई की जाए। रोपाई की जाए मतलब लगाया जाए। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप में भी वन का वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्रकृति पुनरावलोकन में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम, भारत में क्या है, वन संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और रक्षण करना है। इस उद्देश्य का यह है कि हमें जो भारत में वन है उन वनों की क्या करना है, रक्षण करना है, रक्षा करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और वन के समीप रहने वाले लोग भी
आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो वन के समीप लोग रहते हैं उनकी आवश्यकता भी पूरी हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्य अस्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। कुछ समय बाद विश्राम के बाद माधव जी ने सभी बच्चों को वापस चलने के लिए कहा। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने उस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। उल्लासपूर्ण यानी जो खुशी हुई थी वन में घूम करके टहल करके, जो उन्होंने देखा उससे जो खुशी हुई थी, उस पे प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ ये लेसन आपका समाप्त हो गया। और क्वेश्चन आंसर कर लेना आप लोग। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर शीट क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।